जल्द दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र के तौर पर पहचान बना चुकी ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में बनेगी। जिस शत्रु संहारक ब्रह्मोस के नाम से ये दुश्मन खेमे में खलबली मच जाती है, उसे लखनऊ में तैयार किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों की मुलाकात भी हो गई है। कैसे लॉन्च होगा सुपरसोनिक ब्रह्मोस का यूपी अवतार, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये हिंदुस्तान के जंगी पीड़े का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके नाम से ही शत्रुओं के खेमे में खलबली मच जाती है। जरूरत पड़ने पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस दुश्मन की हर नापाक साजिश को खाक में तब्दील करने का दम रखती है। अब दुनिया की सबसे घातक मिसाइल में शुमार विध्वंसक ब्रह्मोस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बनेगी। जल्द ही हिंद की शक्ति और शौर्य के तौर पर पहचान बना चुकी ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन यूपी में तैयार होने लगेगा। शत्रु संहारक ब्रह्मोस को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ में बनाया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस यूपी में इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बताया जा रहा है कि करीब 200 एकड़ जमीन पर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से 3 महीने के अंदर प्लांट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जमीन आवंटित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ये तस्वीर इस संकल्प को साकार करने की कवायद की साक्षी है। सीएम के हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोटोटाइप वर्जन है, जबकि उनके साथ मौजूद है ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी। मंगलवार को हुई इस मुलाकात में सुपरसोनिक ब्रह्मोस के यूपी अवतार वाले मिशन को लेकर ही चर्चा हुई। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस कदम को कई वजह से ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमीन, हवा और पानी में दुश्मन का सफाया करने वाली ब्रह्मोस के शौर्य का डंका सारी दुनिया में बजता है। भारत रूस की साझेदारी में विकसित ब्रह्मोस 450 किलोमीटर तक की रेंज और 200 किलो का पारंपरिक वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है और 20 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट बदलने में सक्षम है। अब इसी शिकारी मिसाइल की अगली पीढ़ी को यूपी में तैयार किया जाएगा तो यकीनन देश के घातक हथियारों की शक्ति में इजाफा होगा, क्योंकि अब तक ब्रह्मोस का निर्माण हैदराबाद, नागपुर और पिलानी में होता रहा। 2024-25 से यूपी में हर साल 100 मिसाइलें बनेंगी। दावा है इस प्रोजेक्ट से करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बीच सुपरसोनिक ब्रह्मोस के यूपी अवतार पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ब्रह्मोस निर्माण वाले योगी राज के सहारे अखिलेश पर करारा तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अखिलेश सरकार में अवैध तमंचे बनते थे, आज हमारे नए उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। मुद्दे की बात यह है कि यूपी में सुपरसोनिक ब्रह्मोस का बनना ऐतिहासिक है। इससे देश के रक्षा क्षेत्र का बल और ज्यादा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को अपने पाले में लाने के लिए सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां एक और विपक्ष किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोलने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं योगी सरकार ने लखनऊ में किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर सीएम योगी ने प्रदेश के किसानों की तारीफ की और कहा कि अन्नदाता ही हमारा भाग्य विधाता है। विधानसभा चुनाव करीब है और इस बीच 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध भी तेज होता दिख रहा है। ऐसे में योगी सरकार भी किसानों को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर खुद सीएम योगी ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। सीएम योगी ने दावा किया कि किसानों के लिए जितना काम उनकी सरकार ने किया है, उतना काम किसी और सरकार ने नहीं किया। आपके लिए जो चेन बनाई जा रही है, खेत से लेके खलिहान तक,
और बीज से लेके बाजार तक की। आप देखना, ये आने वाला समय किसानों का है, अन्नदाता किसानों का है। अन्नदाता किसानों के लिए सरकार कार्य करेगी, पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी। किसान मोर्चा और किसान संघ के लोगों ने, पदाधिकारियों ने मेहनत करके हर जनपद में किसान भाइयों को और जागरूक करें। वहीं जहां योगी सरकार किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दल योगी सरकार पर किसान विरोधी होने की तोहमत मढ़ रहे हैं। ये क्या किसानों की बात करेंगे? जो किसान किसानी करता न हो, वो किसान की बात क्या करेगा? भाई आप 1960 रुपया गेहूं का रेट तय किए हो, तो एमएसपी फिक्स कर दो कि 1960 के नीचे अगर कोई गेहूं खरीदे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो। क्या बुरा किसान कह रहा है? किसान कह रहा है कि जो आप मंडी को छूट दे दिए हो, प्राइवेट मंडियों को या छूट हटा दिए कि आप चाहे जितना गोदाम में माल रखो, इससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है। किसान कह रहा है कि आप सरकारी मंडी खत्म करना चाहते हो, तो आप उसके लिए गारंटी क्यों नहीं दे देते हो? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप लगाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपए प्रति क्विंटल की, गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 3 साल से गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं बढ़ाई और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला तो भाजपा नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों पर पलटवार किया। हमें रिपोर्ट कार्ड पंजाब से लेकर के जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, रिपोर्ट कार्ड लेकर के आवे और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आने का मौका आ रहा है। चुनाव होने जा रहा है और हम किसान के हित में सबसे अच्छा काम किए हैं और कर रहे हैं और करेंगे। और कांग्रेस ने ना तो किसानों का कभी ध्यान रखा है, ना किसानों के लिए कुछ किया है, न करने वाली है। किसानों के नाम पे धोखा देना, गरीबों के नाम पे धोखा देना, मजदूरों के नाम पे धोखा देना, ये कांग्रेस का मतलब इतिहास रहा है, उसका चरित्र रहा है। इसलिए फैसला तो जनता की अदालत में होना है। हाँ, में जनता की अदालत में वहाँ फैसला होगा। विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम सियासी दल किसानों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश करते दिख रहे हैं। जहां विपक्षी दल भाजपा और सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा का दावा है कि किसान उनके साथ है और वो विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन को लेकर भी सियासी गलियारे का तापमान बढ़ता दिख रहा है। जहां एक ओर इसे लेकर भाजपा ने सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी कुलपति के शोक संदेश को लेकर माहौल गर्म हो गया, जो कि उन्होंने भाजपा के दिवंगत नेता कल्याण सिंह के लिए लिखा। इसे लेकर एएमयू में पोस्टर लगाकर विरोध जताया गया है, जिसकी वजह से फिर से माहौल गर्म होता दिख रहा है। यूपी के पूर्व सीएम, पूर्व राज्यपाल और भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन के बाद अब उनकी श्रद्धांजलि को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दरअसल जिस तरह से कल्याण सिंह के निधन के बाद सपा नेता मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचे, उसे लेकर भाजपा ने सपा पर सीधा निशाना साधा है। वहीं सपा के साथ साथ भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया है। साथ ही इन तमाम विरोधी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। कल्याण सिंह जी जैसा जो एक बड़े कद का, राजनीतिक बड़े कद का व्यक्ति हैं, उनके बारे में कहीं ट्वीट करते तो एक अच्छा संदेश जाता, आपका भी जाता, आपकी पार्टी का भी जाता। मगर नहीं दिया तो उनकी कहीं न कहीं जो सोच है वो दिखाती है कि उनकी सोच में कमी है। बाकी जो कांग्रेस का है तो उसमें कोई बड़ा नेता बचा नहीं है, तो हम लोग क्या सोचें उनके बारे में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद दो विचारधाराएं देश के अंदर साफ देखने को मिल रही हैं। एक वो विचारधारा
जो राष्ट्रभक्त के साथ में दिखाई दे रही है, जो राम भक्त के साथ दिखाई दे रही है, और एक विचारधारा वो जो तालिबानियों के साथ दिखाई दे रही है। कोई सेकुलर नेता जो रोज ट्वीट किया करते थे, चाहे कांग्रेस के नेता हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, या उनके विधानमंडल दल के नेता हो यहां उत्तर प्रदेश में, कोई ट्वीट तक करना पसंद नहीं कर रहा है। कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि को लेकर जहां सियासत गर्म है, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति तारिक मंसूर के उस शोक संदेश का विरोध भी शुरू हो गया है, जिसके जरिए उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति तारिक मंसूर के शोक संदेश के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए। हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने ये सारे पोस्टर हटा लिए। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी कुलपति के शोक संदेश का विरोध करते दिख रहे हैं, और यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि विरोध वाले पोस्टर किसने चिपकाए हैं, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। का रीज़न ये है कि ये कल्याण सिंह वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद, जिनके दौरे हुकूमत में शहीद हुई थी, और कल्याण सिंह के लिए गम का इजहार अलीग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात पेश हुई है जो वाइस चांसलर साहब ने उनको दी है। उसका रीज़न एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस शख्स ने अपने पैरों तले कुचला हो, जिसके दौरे हुकूमत में मस्जिद को शहीद किया गया हो, तो ये कांटा हमारे दिल से कैसे इतनी आसानी से निकल सकता है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट का ये काम नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक कि इसमें कहीं किसी का पता नहीं चल जाता है तो लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारा कोई स्टूडेंट ऐसी हरकत नहीं करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से विरोध वाले पोस्टर लगाए गए, उस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रतिक्रिया दी। इन नेताओं का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोक संदेश को लेकर हो रही राजनीति ठीक नहीं है। देखिए, श्रद्धांजलि देने और इतने बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई पोस्टर लगावे, इससे निंदाजनक दूसरा कोई कृत्य नहीं हो सकता। इस पर मुझे लगता है कि जो भी इस प्रकार का काम किए हैं, करवाए हैं, उनके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि किसी के मृत्यु के पश्चात अगर कोई शत्रु भी होता है तो भी उसको व्यक्ति श्रद्धांजलि देता है, और जो उसके एक समाज में एक भावना होती है उस अपने भावना को व्यक्त करता है। इसमें पोस्टर लगाने जैसा क्या सवाल है? जो लगाए हैं उनके बारे में जितना कुछ कहा जाएगा कम होगा। देखिए, ये इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है। चाहे वो जेएनयू के अंदर भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल की यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये वास्तव में मोदी जी के विकास के रथ को रोकना चाहते हैं। कल्याण सिंह के निधन के बाद जिस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देने को लेकर सियासत शुरू हो गई है, उस पर जहां विपक्ष फिलहाल बैकफुट पर दिख रहा है, तो वहीं भाजपा इसके जरिए अपनी सियासी रणनीति को और धारदार बनाने में जुट गई है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोक संदेश के विरोध के खिलाफ भी भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं वाराणसी के उन दिव्यांग छात्रों की जो अपने विद्यालय के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके इन बेसहारा छात्रों की आवाज कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हनुमान प्रसाद पोद्दार दृष्टिहीन विद्यालय में 9वीं से 12वीं तक की क्लास को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके खिलाफ ये छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश और कड़ी धूप के बीच भी इन दिव्यांग छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, जो कह रहे हैं कि शिक्षा का हक उन्हें भी उतना ही है जितना सामान्य बच्चों को। लेकिन इस मामले पर उस ट्रस्ट ने चुप्पी साध ली है जिस पर विद्यालय को चलाने की जिम्मेदारी है। ये तस्वीर वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके की है, जहां पर बैठे ये दिव्यांग छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी हनुमान प्रसाद पोद्दार दृष्टिहीन विद्यालय के छात्र हैं, जो कि ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जा रहा था। लेकिन अब स्कूल के ट्रस्टियों ने फैसला किया है कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षा को बंद कर दिया जाए। ऐसे में ये सभी दिव्यांग छात्र सड़क पर उतर आए हैं और ट्रस्टियों के फैसले का विरोध करते हुए क्लास को बंद नहीं करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर नेत्रहीनों का जो प्रदर्शन है, जो धरना है, वो लगातार जारी है। और ये आप देखिए, यहाँ पर ये विद्यालय का पिछला गेट है, आगे से ये गेट बंद है
और पिछले गेट पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर हम इस गेट को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। गार्ड महोदय, ये गेट खोलेंगे क्या? बात करनी है हम लोगों को आपसे। कोई सक्षम अधिकारी हो इस विद्यालय का जो बात कर सके हम लोगों से। हम लोगों ने इस विद्यालय का पक्ष जानने का लगातार प्रयास किया है। आपसे बता दें कि इस विद्यालय पर 2 दिनों तक हम आए, बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सक्षम व्यक्ति इस विद्यालय से इस धरने के संबंध में बात नहीं करना चाह रहा है। ये छात्र लगातार सड़क पर नारे लगा रहे हैं और अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर स्कूल के ट्रस्ट मैनेजमेंट ने चुप्पी साध रखी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि दिव्यांग छात्रों के इस धरने के पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्यों ये छात्र इस तरह धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 1972 में हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय की स्थापना निजी ट्रस्ट के तौर पर हुई। 1982 से हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय को सरकारी मदद मिलने लगी। 17 जून 2020 को ट्रस्ट के सदस्यों ने बैठक में फैसला लिया। 9वीं से 12वीं तक की क्लास को बंद करने का फैसला बैठक में लिया गया। सिर्फ 1ली से 8वीं तक की क्लास को चलाने का फैसला लिया गया। 9वीं से 12वीं के दिव्यांग छात्रों को परीक्षा के बाद वापस भेज दिया गया। वहीं इसके बाद 9वीं से 12वीं तक की क्लास बंद होने का ये छात्र विरोध कर रहे हैं। उसमें हमारे तरफ से या जिलाधिकारी की तरफ से प्रत्येक वर्ष समय से अनुदान की जो इनकी डिमांड थी वो राज्य सरकार को और राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जाती रही है। केवल 2021-22 का अभी प्रस्ताव नहीं गया है। वो भी इसलिए नहीं गया है कि उनका ऑनलाइन जो साइट है वो साइट अभी खुला नहीं है। भारत सरकार के जो ऑनलाइन साइट है वो खुली नहीं है, इस वजह से नहीं गया। नहीं तो हमारे तरफ से एक रिमाइंडर 4 रिमाइंडर जिलाधिकारी की तरफ से जा चुके हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आप लोगों ने हाँ, उनका अनुदान देने का काम पूरा हाँ, मतलब उनके अनुदान के संबंध में जो भी कार्रवाई है वो जनपद स्तर से कोई भी लंबित नहीं है। हनुमान प्रसाद पोद्दार दृष्टिहीन विद्यालय को चलाने वाले ट्रस्ट ने जिस तरह से 9वीं से 12वीं तक की क्लास को बंद करने का फैसला लिया है, उससे यहाँ पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। ऐसे में बारिश और कड़ी धूप के बीच भी ये दिव्यांग छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्लास को बंद नहीं करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां के 15 गांव को हाईटेक विलेज में बदलने का दावा प्राधिकरण की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जब एबीपी गंगा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसने हमें हैरान करके रख दिया। उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए कई जिलों को स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब गांव को भी स्मार्ट विलेज में तब्दील करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सूबे के देहात की सूरत बदलने वाले इस कदम का आगाज प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा से होना है। प्राधिकरण यहाँ के 14 गाँव का कायाकल्प बदलकर स्मार्ट विलेज बनाएगा। इनमें सबसे पहले मायचा गाँव की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा फर्स्ट फेज में केवल 14 को नहीं विकसित करना है, 14 से ज़्यादा विकसित करना है स्मार्ट विलेज के रूप में। फर्स्ट फेज में हमने 14 गांव सेलेक्ट किए हैं। मायचा का हमने कार्य की शुरुआत कर दी है और ये वार फुटिंग पे कार्य हो रहे हैं। इसमें बिल्कुल टाइम बाउंड प्रोग्राम है। तो हमारा इसके साथ ही और भी हम कई विलेजेस का करने जा रहे हैं। लेकिन प्राधिकरण की ओर से किए जाने वाले इन दावों की हकीकत जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम नाचा गांव पहुंची तो यहां कदम कदम पर बदहाली के निशान दिखाई दिए, जबकि ग्रामीणों की जुबान से भी प्राधिकरण की सुस्ती को लेकर आक्रोश साफ साफ झलका। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा के सभी गाँवों को स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप करने जा रहा है। पहले फेज में 14 गाँवों को चयनित किया गया है, जिसमें मायचा, तिलपता, लटपुड़ा, घंघोल जैसे गांव शामिल हैं। लिहाजा हमने गांव के चप्पे चप्पे का मुआयना शुरू किया।
सबसे पहले हमारी नजर मायचा गांव के सामुदायिक शौचालय पर पड़ी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालय की तस्वीरें बदहाली की कहानी बयां करने के लिए काफी लगी। दरवाजों की प्लाई उखड़ी दिखी, फर्श पूरी तरह से टूटे दिखे, दीवार का प्लास्टर भी उखड़ कर गिरने लगा। कह पाना मुश्किल है कि कैसे ग्रामीण इसका इस्तेमाल करते हो। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मायचा गांव में पहुंचे हैं। प्राधिकरण द्वारा 4 साल पहले ये सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि महज 4 सालों में इस सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है। गेट की प्लाइयां उखड़ चुकी हैं, फर्श पूरी तरह से टूट चुकी है, जो प्लास्टर हुआ था वो भी आप देख सकते हैं कि टूट चुका है और फर्श लगभग 1 फीट नीचे जा चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फर्श बनाई गई थी, लेकिन आप देखिए जो टाइल्स पत्थर लगाए गए थे वो भी यहाँ पर उखड़ चुके हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल प्राधिकरण की तरफ से बनाए गए बारात घर का भी दिखा। यहाँ से आगे बढ़ने पर 1 साल पहले बनी आरसीसी रोड भी स्मार्ट विलेज की कहानी का कड़वा सच बयां करने लगी। बदहाली के ऐसे ही निशान प्राधिकरण की तरफ से गांव में बनाए गए शमशान घाट और इंटर कॉलेज के क्लासरूम में दिखाई दिए। गांव के जवाहर इंटर कॉलेज में भी बदहाली ने हमें हैरान कर दिया। यहाँ क्लासरूम में उगी घास को देखकर ऐसा लगा कि ये हमारे नौनिहालों की पाठशाला नहीं बल्कि घना जंगल है। शायद यही वजह है कि ग्रामीण प्राधिकरण की ओर से स्मार्ट विलेज बनाए जाने के दावे से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, बल्कि उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं स्मार्ट विलेज का दावा भी कागजों तक सिमट कर न रह जाए। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट।